नमस्कार स्टूडेंट्स, रेडी कैपिटल एकेडमी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम संविधान की संसद के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, संसद क्या होती है, संसद के कार्य क्या होते हैं, संसद के कौन कौन से अंग हैं और क्या कार्य करते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, संसद क्या है? यह विधि निर्माण की संस्था होती है, विधि निर्माण की संस्था होती है। संसद का कार्य क्या होता है? कानूनों का निर्माण करना। संसद क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है। और क्या करती है मित्रों? संसद पुराने कानूनों में संशोधन करती है। कह सकते हैं कानूनों में संशोधन, कानूनों में संशोधन। संसद कानूनों में संशोधन करती है। इसी तरह से संसद का क्या कार्य है? संविधान में संशोधन करना। संविधान में संशोधन करने का कार्य कौन करती है? संसद करती है। संविधान में संशोधन। यदि कोई नया उप अनुच्छेद जोड़ना है तो ये कार्य कौन करेगी? संसद। पुराने अनुच्छेदों में संशोधन कौन करेगी? संसद। नए आर्टिकल को कौन जोड़ेगी? संसद। इस प्रकार संसद एक विधायिका का कार्य करती है, अर्थात विधियों का निर्माण करती है। इस तरह से मित्रों, संसद का मुख्य कार्य है कानूनों का निर्माण करना, पुराने कानूनों में संशोधन करना, विधियों का निर्माण करना, संविधान में आवश्यकता के अनुसार संशोधन करना, संविधान के अनुच्छेदों में बदलाव करना, कुछ नई चीजें जोड़ना। इस तरह से संसद किसी भी शासन प्रणाली में महत्वपूर्ण संस्था होती है। मित्रों, संसद में कौन कौन से अंग हैं, तो हमें इसके अंगों के बारे में अध्ययन करना है। मित्रों, संसद में 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? हमारी संसद में 3 अंग होते हैं। एक मित्र होती है, इसमें एक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ये आर्टिकल 52 के तहत संविधान अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात राष्ट्रपति पद सदैव अस्तित्व में रहता है। यदि राष्ट्रपति पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति उसके कार्यों को संचालित करता है। इस तरह से आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। इसी तरह से मित्रों, एक होती है राज्यसभा। क्या होती है? राज्यसभा। राज्यसभा की व्यवस्था आर्टिकल 80 में की गई है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की व्यवस्था की गई है, यानी राज्यों का घर। इसे हाउस ऑफ स्टेट्स कहते हैं। अगर ब्रिटेन में देखा जाए तो ब्रिटेन में इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। यूएसए में देखा जाए तो इसे सीनेट कहते हैं। इसी तरह से एक सदन होता है इसका लोकसभा। कौन होता है मित्रों? लोकसभा। इसकी व्यवस्था की गई है आर्टिकल 81 में। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। मित्रों, संसद की पूछा जाए कि किस आर्टिकल में संसद की व्यवस्था की गई है, तो आपका आर्टिकल हो जाएगा 79। आर्टिकल 79 में कहा गया है कि भारतीय एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल होंगे। इस तरह से मित्रों, संसद के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब मित्रों, संसद के बारे में पढ़ते हैं तो संसद में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना होगा, राज्यसभा के बारे में पढ़ना होगा और लोकसभा के बारे में पढ़ना होगा। मित्रों, अब हम लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। लोकसभा, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, लोकसभा यानी लोगों की सभा। यह कॉमन पीपल द्वारा निर्वाचित होती है। इसकी व्यवस्था कितने में की गई है? आर्टिकल 80 में मैंने पढ़ा था। लोकसभा, तो लोकसभा क्या है? इसे प्रथम सदन कहते हैं। लोकसभा कहते हैं संसद का प्रथम सदन। क्या कहते हैं मित्रों? प्रथम सदन। जैसे एक घर है तो दूसरा घर भी होगा, इसलिए इसे प्रथम सदन कहते हैं। फर्स्ट हाउस कहते हैं, कॉमन पीपल का हाउस कहते हैं, इसे हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। प्रथम सदन या हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा। इसे क्या कहते हैं? और निम्न सदन, निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके सदस्य साधारण जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। वयस्क नागरिक होता है। यदि 18 वर्ष का वयस्क नागरिक है
उसका मतदाता सूची में नाम है तो वह निर्वाचन में भाग लेता है। जैसे कि 2024 में लोकसभा का निर्वाचन होगा तो आप सब लोग भाग लेंगे और अपने लोकतंत्र में हिस्सेदारी करेंगे। इस तरह से इसे प्रथम सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं और लोकप्रिय सदन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, क्योंकि आपको पता होता है लोकसभा का निर्वाचन कब होना है, लेकिन राज्यसभा के बारे में साधारण व्यक्ति नहीं जान पाता है, क्योंकि राज्यसभा की निर्वाचन प्रणाली अलग है। साधारण लोग वोट नहीं देते हैं, लेकिन लोकसभा के निर्वाचन में साधारण व्यक्ति, साधारण मतदाता, भारत का आम नागरिक भाग लेता है। प्रथम सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं। इस सदन के कार्यकाल की बात की जाए तो मित्रों इस सदन का कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर, किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री के परामर्श पर इसे राष्ट्रपति पहले भी भंग कर सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति पहले भी भंग कर सकता है। कॉमनली इसका 5 ईयर टर्म होता है। इसके सदस्य जनसाधारण द्वारा निर्वाचित होते हैं। हालांकि 42 अमेंडमेंट द्वारा 42वें संशोधन द्वारा 1976 में इसका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। कितना? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उस समय इसका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन पुनः 44वां संशोधन किया गया, 44 अमेंडमेंट द्वारा पुनः कितना कर दिया गया था? 5 वर्ष। इस तरह से वर्तमान में भी लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। कितना होता है? लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? आयु तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मित्रों 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? कोई व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष का भारतीय नागरिक हो, 25 ईयर्स का भारतीय नागरिक हो। इसके अलावा उसका मतदाता सूची जिसे निर्वाचन आयोग तैयार कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार कराता है। उस मतदाता सूची में उसका नाम अवश्य होना चाहिए। यदि नाम नहीं है तो उसे अपना नाम अंकित कराना होगा, तभी वह निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकता है। तो 25 वर्ष का भारतीय नागरिक होना चाहिए और मतदाता सूची उसका नाम अंकित होना चाहिए। वह सदस्य पार्टिसिपेट कर सकता है, वह चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकता है। मित्रों 2024 में लोकसभा निर्वाचन होना है, आप भी इसमें भाग ले सकते हैं। इस तरह से मित्रों अब लोकसभा के बारे में और कहा जाए तो इसमें सदस्य कितने होते हैं? मित्रों लोकसभा में वर्तमान 543 सदस्य होते हैं, 543 मेंबर्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 550 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं। 543 सदस्य, ठीक है ना? और इसमें बहुमत कितने सदस्य पे होना चाहिए? 272 बहुमत बनता है। इसमें से यदि आपके पास 272 सदस्य हैं 543 में से, तो आप बहुमत हासिल कर लेते हैं। अर्थात कोई भी दल मंत्रिपरिषद का गठन करता है, अर्थात कोई नेता प्रधानमंत्री बनता है, तो उसे हमेशा 272 मेंबर्स एमपी का समर्थन हमेशा हासिल होना चाहिए, तभी तो उसकी मंत्रिपरिषद अस्तित्व में रहती है। इस तरह से वर्तमान में 543 लोकसभा सीटें हैं। मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? तो मैक्सिमम हो सकती हैं आपकी 550 सीटें। मित्रों पहले 552 लोकसभा सीटें थी, लेकिन 104वां संविधान संशोधन कर दिया गया, जिसके तहत आंग्ल भारतीय समुदाय को जो 2 सीटों में आरक्षण दिया गया था या उनका मनोनयन किया जाता था, वह व्यवस्था बंद कर दी गई है। इस तरह से वर्तमान में 550 अधिकतम सदस्य होते हैं और 543 निर्वाचित होते हैं। मित्रों अब पूछा जाता है किस राज्य में कितनी
लोकसभा की सीटें हैं। तो सब लोकसभा सीटों का आवंटन किया गया है यह जनसंख्या के अनुपात आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का आवंटन किया जाता है। कैसे? जनसंख्या कितनी है, जिस राज्य की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो वहां लोकसभा सीटें ज्यादा होंगी। तो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का आवंटन किया जाता है। जैसे हमारे यूपी की बात की जाए तो यूपी में कितनी है, यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र में कितनी लोकसभा सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं। इसी तरह से वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ 42 हैं। बिहार में बात करें तो बिहार में कितनी है, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। बिहार में 40 लोकसभा सीटें, यूपी में 80 लोकसभा सीटें। इस तरह से मित्रों जिन राज्यों में लोकसभा की सीटें अधिक होती हैं वहां राजनीति का केंद्र बन जाता है। जैसे वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री हैं, बेसिकली वो गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपना उत्तर प्रदेश के वाराणसी को कार्य क्षेत्र बनाया। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। दरअसल यूपी और बिहार भारत की केंद्रीय राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। इस तरह से जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा की सीटों का आवंटन किया जाता है। ठीक है मित्रों, इसी तरह से अन्य जगह लोकसभा सीटें आवंटित की गई हैं। जैसे दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं। इसी तरह से भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग लोकसभा सीटें आवंटित की गई हैं। अब मित्रों पढ़ते हैं, लोकसभा को कुछ मामलों में विशेष अधिकार हैं, वह राज्यसभा को नहीं है। जैसे एक है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के बारे में लोकसभा को विशेष अधिकार है। मंत्रिपरिषद की व्यवस्था आर्टिकल 74 में की गई है। तो मंत्रिपरिषद के बारे में लोकसभा को अधिक अधिकार क्यों है? क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब क्या है मित्रों कि मंत्रिपरिषद को जब तक लोकसभा में बहुमत होता है तब तक अस्तित्व में रहती है। इसके लिए बहुमत कितना होना चाहिए? तो इसके लिए 543 लोकसभा सीटें हैं। तो इससे आधा देखेंगे तो 272 सीटें होनी चाहिए। यदि 272 सीटें तो बहुमत है, तभी तक मंत्रिपरिषद अस्तित्व में रहेगी। यदि बहुमत नहीं है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा। इसलिए संसदीय प्रणाली में कहा जाता है कि मंत्री एक साथ तैरते और एक साथ डूबते हैं। भारत में ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली या कैबिनेट प्रणाली अपनाई गई है। इस तरह से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यसभा को इस मामले में कोई अधिकार नहीं दिया गया है। हालांकि मंत्रिपरिषद के सदस्य अर्थात मंत्री राज्यसभा के सदस्य भी बन सकते हैं, लेकिन मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसी प्रकार से बजट के मामले में भी आर्टिकल 112 में बजट की व्यवस्था की गई है। बजट के मामले में भी लोकसभा को विशेष अधिकार दिया गया है। अर्थात बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा। बजट वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। मित्रों बजट लोकसभा में पेश किया जाता है, किसके द्वारा पेश किया जाता है? यह वित्त मंत्री के द्वारा। इस समय वित्त मंत्री हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमण यह बजट पेश करती हैं लोकसभा में। इस मामले में राज्यसभा को सीमित अधिकार दिया गया है। राज्यसभा इसे मात्र 14 दिन का अधिकार दिया गया है। वह 14 दिन तक इस पर परामर्श दे सकती है या रोक सकती है, या रोक दिया फिर भी लोकसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। तो बजट के मामले में लोकसभा को अधिक अधिकार है। ठीक है मित्रों, इसी तरह से धन विधेयक के मामले में भी लोकसभा को विशेष अधिकार है। धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। इसकी व्यवस्था की गई है आर्टिकल 110 में।
आर्टिकल 110 में धन विधेयक की व्यवस्था की गई है। इस तरह से ये लोकसभा के विशेष अधिकार हैं। मंत्रिपरिषद, बजट और धन विधेयक, इन मामलों में लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में कुछ अधिक अधिकार दिए गए हैं। बजट, धन विधेयक और मंत्रिपरिषद। इस तरह से मित्रों जानेंगे कोई धन विधेयक है या नहीं, इस बात की पुष्टि कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर। स्पीकर पुष्टि करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं। तो स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष को इस मामले में कुछ अधिक अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट मित्रों, तो अब स्पीकर के बारे में पढ़ते हैं। स्पीकर, इसे हम लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष यह लोकसभा की कार्रवाई करवाता है। इसकी लीडरशिप जो होती है, इसकी व्यवस्था आर्टिकल 93 में की गई है। अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा, एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर। आर्टिकल 93। तो ये क्या करता है? ये इसकी अध्यक्षता करता है, लोकसभा की अध्यक्षता करता है, लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है। आर्टिकल 93। तो पहले लोकसभा स्पीकर कौन बने थे? जीवी मावलंकर। मित्रों पूछा जाए कि पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर पहले लोकसभा स्पीकर थे। ये पहले लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। अगर पूछा जाए प्रथम महिला स्पीकर कौन बनी, तो आप बताएंगे मित्रों मीरा कुमार। मीरा कुमार पहली महिला स्पीकर बनी। यह बाबू जगजीवन राम की पुत्री थी। बाबू जगजीवन राम 32 साल तक कैबिनेट मंत्री रहे थे। इस तरह से पहली महिला स्पीकर कौन बनी? मीरा कुमार। अगर पूछा जाए वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है, तो वर्तमान में है ओम बिड़ला। कौन है मित्रों? वर्तमान में लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिड़ला। यह कोटा राजस्थान से सांसद हैं। इस तरह से लोकसभा में एक स्पीकर अवश्य होता है। अगर शपथ की देखी जाए, क्या लोकसभा स्पीकर शपथ लेता है? तो मित्रों ये पद के रूप में शपथ नहीं लेता। पद के रूप में शपथ नहीं लेता। पद के रूप में शपथ नहीं लेता। ये शपथ नहीं लेता, अर्थात यह एक सामान्य लोकसभा सांसद होता है, उसी समय इसकी शपथ हो जाती है। इस तरह से पद के रूप में शपथ नहीं लेता है। इस तरह से इसे 2 बार शपथ नहीं लेनी पड़ती है, क्योंकि पहले से ही शपथ ले लेता है। ठीक है मित्रों, तो ये पद के रूप में शपथ नहीं लेता लोकसभा स्पीकर, यानी ओम बिड़ला। इस समय कौन है? ओम बिड़ला लोकसभा के स्पीकर हैं। इसी तरह से मित्रों स्पीकर के बारे में हम और पढ़ते हैं, तो ये अध्यक्षता करता है। एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 108 में। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है। इसको कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है। कौन मित्रों? राष्ट्रपति द्वारा ये आहूत किया जाता है। टेक्निकल वर्ड इसका आहूत है। लोकसभा सत्र को आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन आहूत राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है मित्रों? तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर। स्पीकर द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अनुच्छेद 108 के तहत यदि किसी मामले में लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो इस गतिरोध की स्थिति मित्रों क्या होता है? राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा दोनों सदनों की लीडरशिप की जाती है। अब तक भारत में पहली बार 1961 में किया गया था। 1961 में दहेज को लेकर के, दहेज डॉवरी एक्ट, दहेज के मामलों को लेकर के संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। ठीक है ना मित्रों? तब किसने अध्यक्षता की थी? लोकसभा स्पीकर ने अध्यक्षता की थी। इस प्रकार स्पीकर को इस मामले में कुछ अधिकार दिया गया है। इसके अलावा स्पीकर क्या करता है? निर्णायक मत। स्पीकर निर्णायक मत देता है। क्या होता है मित्रों? यदि संसद में कार्रवाई चल रही है और किसी विधेयक के मामले में बराबर मत पड़े हैं, तो इसमें डिसीजन मेकिंग वोट कौन देगा? लोकसभा स्पीकर देता है।
क्योंकि इसका दलीय चरित्र खत्म हो जाता है। जब आप स्पीकर बन जाते हैं तो आप किसी पार्टी के मेंबर नहीं माने जाते, अर्थात उस समय आप पर दल बदल निरोध कानून भी नहीं लगता है। इस प्रकार निर्णायक मत कौन देता है? लोकसभा स्पीकर देता है। ठीक है ना मित्रों, इसी तरह से इस मामले में स्पीकर को अधिक अधिकार दिया गया। अब हमने पढ़ा धन विधेयक के बारे में, भी थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी धन विधेयक की। तो पुष्टि कौन करता है धन विधेयक की? पुष्टि करता है लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर धन विधेयक की पुष्टि करता है। लोकसभा स्पीकर धन विधेयक की पुष्टि करता है। तो इस मामले में लोकसभा स्पीकर को कुछ अधिक अधिकार दिए गए हैं। इस तरह से मित्रों हमारे लोकसभा स्पीकर के बारे में पढ़ा। आता रहता है इसके एग्जाम में कि पहले लोकसभा स्पीकर कौन बने, पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन बनी, तो आप जान गए। इस तरह से धन विधेयक के मामले में भी इसकी पुष्टि लोकसभा स्पीकर करता है, तो इस मामले में भी लोकसभा के अध्यक्ष को अधिक अधिकार दिया गया है। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से हम अभी हमने लोकसभा के बारे में सामान्य बातें पढ़ी हैं। ठीक है मित्रों, अब पढ़ते हैं हम कुछ राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में मित्रों पढ़ेंगे, तो राज्यसभा के बारे में पढ़ना है। राज्यसभा, इसकी व्यवस्था कहाँ की गई है मित्रों? आर्टिकल 81 में राज्यसभा की व्यवस्था की गई है। इसे मित्रों हम द्वितीय सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम द्वितीय सदन कहते हैं। राज्यसभा को आर्टिकल 80 में राज्यसभा की व्यवस्था आर्टिकल 80 में की गई है। इसे हम द्वितीय सदन कहते हैं। यह एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है मित्रों? स्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होता है। जिस तरह से आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। इसका सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष का भारतीय नागरिक होना चाहिए। कितने वर्ष का? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष का भारतीय नागरिक होना चाहिए। यदि आप 30 वर्ष के भारतीय नागरिक हैं तो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं। अब मित्रों देखा जाए तो राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य क्या होता है? 2 वर्ष बाद हट जाते हैं। कितने साल बाद? इसके एक तिहाई सदस्य 2 वर्ष बाद हट जाते हैं और उतने नए निर्वाचित होकर आ जाते हैं। इस तरह से राज्यसभा सदैव अस्तित्व में बनी रहती है। ठीक है मित्रों, अब कार्यकाल देखा जाए एक सदस्य का, तो राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा सदैव अस्तित्व बनी रहती है। ठीक है मित्रों, अब सभापति देखा जाए तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति मित्रों भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जैसे वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे? तो बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस तरह से इन्होंने राज्यसभा की अध्यक्षता की, क्योंकि उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या है? राज्यसभा की अध्यक्षता करना, अर्थात इनको सभापति के रूप में मनोनीत किया जाता है और सभापति के रूप में ये वेतन पाते हैं। इस तरह से मित्रों राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 249 ये विशेष अधिकार देता है। इसमें क्या है? यह राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे तो यह राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो क्या कर सकती है? संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। यदि राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से प्रस्ताव पारित कर देती है तो संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, लेकिन यह कानून अस्थायी होता है, अर्थात 1 वर्ष के लिए होता है। इस तरह से आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा को विशेष अधिकार दिया गया है, यह लोकसभा अधिकार नहीं दिया गया। इस तरह से कुछ मामलों में लोकसभा को अधिक अधिकार दिए गए तो कुछ मामलों में राज्यसभा को अधिक अधिकार दिए गए हैं। इसी तरह से मित्रों आर्टिकल 1 है 312, इसमें क्या है? इसमें भी राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा होती है
जिसे आईएएस कहते हैं आप, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनानी है तो राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर सकती है। इस राज्यसभा के प्रस्ताव पारित होने से संसद को अधिकार मिल जाता है कि किसी नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण कर दिया जाए। मित्रों, वर्तमान में केवल 3 अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं? एक है आईएएस जिसे प्रशासनिक सेवा कहते हैं, एक आईपीएस पुलिस सेवा, एक आईएफएस वन सेवा। यदि किसी नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण करना है, जैसे आईजेएस भारतीय न्यायिक सेवा नहीं बनाई जाए, जुडिशरी सर्विस नहीं बनाई जाए, तो इसके लिए सबसे पहले राज्यसभा को प्रस्ताव पारित करना होगा 2/3 से। उसके बाद संसद को अधिकार मिल जाएगा। फिर संसद नई अखिल भारतीय सेवा के लिए विधेयक ला सकती है। यदि विधेयक पारित हो जाता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो नई अखिल भारतीय सेवा का निर्माण हो जाता है। इस तरह से राज्यसभा को आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 के तहत कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। इस मामले में लोकसभा को अधिकार नहीं है। इस तरह से मित्रों, राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार हैं तो कुछ लोकसभा को कुछ विशेष अधिकार हैं। इस तरह से मित्रों, भारत की संसद का निर्माण किससे होता है? भारत की संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, लेकिन वह किसी सदन का अंग नहीं होता। न तो राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, न ही राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है। इस प्रकार मित्रों, हमने पढ़ा कि संसद के 2 हाउस होते हैं, एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। राज्यसभा होता है वो परमानेंट हाउस होता है, अपर हाउस होता है, और लोकसभा होता है यह पॉपुलर हाउस होता है, लोअर हाउस होता है, फर्स्ट हाउस होता है। और राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग है। इस तरह से आर्टिकल 79 के तहत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के संसद का निर्माण होता है। इस प्रकार मित्रों, आज हमने संसद के बारे में अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के बारे में एक संक्षिप्त अध्ययन किया, लेकिन हमने राज्यसभा की सीटों का आवंटन नहीं किया है। मित्रों, इसके बारे में पढ़ेंगे कि संविधान की अनुसूची 4 है। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों के आवंटन की व्यवस्था की गई है। जैसे उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीटें हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र में 19 राज्यसभा सीटें हैं। पूछा जाए यूपी में कितनी राज्यसभा सीटें हैं? 31। इसी तरह से महाराष्ट्र में कितनी है मित्रों? महाराष्ट्र में 19 राज्यसभा सीटें हैं। इसी तरह से बिहार में 16 राज्यसभा सीटें हैं। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने संसद के बारे में पढ़ा, लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ा। हमारे मित्रों, हमारे चैनल रीडिंग कैपिटल एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मित्रों, इसमें आपका कुछ नहीं आता, लेकिन हमको उससे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद, नमस्कार।